नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रपायस। स्टार्ट करते हैं आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ। तो पहला देखिए, GS1 का आर्टिकल है जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके लिए मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए। क्या ये गाइडलाइंस हैं, ये हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। सेकंड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है। तो इनके अपॉइंटमेंट रूल्स क्या हैं, इनका रिमूवल का कैसे होता है, और ARC रिपोर्ट क्या कहती है, इसमें क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए। और चलते हैं IR। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक नए प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया है जो कि मालदीव से हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस पे और इंडिया पे, ये इस आर्टिकल में हम देखेंगे। GS3 में सिक्योरिटी एंड कन्फ्लिक्ट्स पे रेंगमा नागाज एक एथनिक कम्युनिटी है नागालैंड में, उन्होंने एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की डिमांड की है। ठीक है, तो क्यों की है, ये रेंगमा नागाज हैं क्या, और इनका क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में हम देखेंगे। इन्वायरमेंट में एक ग्रीनर लैंडस्केप एडिटोरियल आया है जो कि यूनियन मिनिस्टर ने दिया हुआ इस आर्टिकल को, और इसमें बताया है कि उन्होंने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं पिछले 5-6 साल में और क्या टारगेट्स थे और क्या अचीव कर लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। GS4 एथिक्स में हम ये देखेंगे ई गवर्नेंस, मतलब जो ई सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करने लगी है उनको कैसे इंप्रूव किया जाए ताकि सिटीजन के साथ रिलेशनशिप गवर्नमेंट का बढ़े ऑनलाइन, और साथ में एक ट्रस्ट डेवलप हो सके। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। पहला पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है मेंस पे, जिसमें 6 शेड्यूल के बारे में ये पूछा गया है कि क्या 6 शेड्यूल अपने पर्पस में सक्सेसफुल हो पाया है, और वो पर्पस क्या है, ट्राइबल कल्चर और इंक्लूसिविटी को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रिटिकली एनालाइज। इसका मतलब यह है आपको दोनों साइड से डिस्कस करना है कि 6 शेड्यूल में कुछ कमियां भी हैं और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, और लास्ट में आपको एक बैलेंस कंक्लूजन देना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में है। 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पे, आपको ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है। दूसरा बोलता है 500 स्मार्ट सिटी मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 25 जून 2015। और तीसरा बोलता है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बताना है, आप टाइम लेकर के देखें इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। 2018 में एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के। पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होता क्या है। जैसे कोई पर्सन मेल बॉर्न हुआ, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को फीमेल समझता है, तो सेक्स मेल है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन वो बिहेव करता है फीमेल की तरह और अपने आप को फीमेल कहता है, उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या होता था कि होमोसेक्सुअल एक्टिविटी इलीगल होती थी इंडिया में अंडर सेक्शन 377 ऑफ IPC। लेकिन 2018 में नफतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये 377 जो है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब अब होमोसेक्सुअल एक्टिविटी इलीगल नहीं है इंडिया में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इलीगल तो नहीं है होमोसेक्सुअल एक्टिविटी, लेकिन अभी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम उनको अच्छी नजरों से नहीं देखते अगर कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मेंबर है तो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। ठीक है, इनके डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए। क्या है ये गाइडलाइंस, देखते हैं। फर्स्ट है बार द ड्यूबियस प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्जन थेरेपी। कन्वर्जन थेरेपी जो है ये क्या कहती है, पहले ये समझ लेते हैं। कन्वर्जन थेरेपी ये कहती है, आप कोई पर्सन मान लीजिए मेल है और वो अपने आप को फीमेल से आइडेंटिफाई करता है, तो उसको हम इस तरह से उसका कन्वर्जन करेंगे जिससे वो वापस अपने आप को मेल समझने लगेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब हम उसका बायोलॉजिकल थेरेपी इस तरह से करेंगे कि वो अगर मेल बॉर्न हुआ था तो अपने आप को मेल ही समझेगा, मतलब उसके जो जेंडर को हम करेक्ट कर देंगे। इसको हम बोलते हैं सिस जेंडर। सिस जेंडर मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन मेल बॉर्न हुआ और सेक्स मेल है तो वो अपने आप को मेल ही समझेगा। तो इस तरह का कन्वर्जन थेरेपी की बात लोग करते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हाईकोर्ट ने इसे बार कर दिया। दूसरा, वायलेट देयर इनेट सेंस ऑफ सेल्फहुड। जो जैसा है उसकी रिस्पेक्ट आपको वैसी ही करनी चाहिए।
ठीक है, आप उसको उसको चेंज कर क्यों करना चाहते हो? ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, उन्होंने पुलिस को भी डायरेक्शन दिया है, हाई कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दिया है, अगर कोई किसी के माँ बाप इस तरह का केस दाखिल करते हैं कि मेरा जो लड़का है वो मिसिंग है, ठीक है, और उसे कोई और लड़का ले गया है पहला फुसला के, तो ऐसे केसेस अगर एलजीबीटी कम्युनिटी के अंदर में आते हैं, अगर ऐसे केसेस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर में आते हैं, तो आप वो उन केसेस को बंद कर देंगे, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। फिर हाईकोर्ट ये भी बोलता है कि ऐसे ट्रांसजेंडर्स के लिए आंगनवाड़ी और शॉर्ट स्टे होम्स की भी सुविधा करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और क्या बोलता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए बोलता है हाईकोर्ट कि लोगों के बीच में अवेयरनेस जनरेट करिए कि ट्रांसजेंडर भी हमारी तरह इंसान है, जैसे जजेस, पेरेंट्स, प्रिजन ऑफिशियल्स और टीचर्स के लिए पर्टिकुलरली। फिर फिर स्कूल और कॉलेज करिकुला में भी इनको समझाया जाना चाहिए कि ट्रांसजेंडर इज नॉट अ एब नॉर्मल थिंग, इज अ नॉर्मल थिंग। जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स बनाइए, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करिए, ठीक है, क्योंकि इनकी हेल्थ जो रिक्वायरमेंट्स हैं दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी मेल एंड फीमेल्स। उसके बाद हाईकोर्ट ये भी बोलता है कि ठीक है हमने गाइडलाइंस दे दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप इस गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए फॉलो कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सोसाइटी को इवॉल्व करवाना है, जो सोसाइटी हमारी ट्रेडिशनल है उसको मॉडर्निटी की तरफ ले जाना है, ठीक है, सोच में बदलाव करना है, सिर्फ हमसे डर के नहीं काम करना, ठीक है दोस्तों। फिर कोर्ट ये भी बोलता है कि जो हमारी धारणाएं हैं पहले से बनी आ रही हैं, वो टाइम आ गया है कि वो धारणाएं हम चेंज करें, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो रहा है वर्ल्ड में, तो हमें अपनी धारणाएं भी चेंज करनी चाहिए। लास्ट में ये बोलता है कि इग्नोरेंस इज नो जस्टिफिकेशन। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में तो पता ही नहीं है, तो ये गलत जस्टिफिकेशन है। आप अवेयरनेस अपने अंदर क्रिएट करिए, ठीक है, अपने प्रेजुडिसेस को अलग रखिए और इन लोगों के संग डिस्क्रिमिनेट ना करें, ठीक है दोस्तों। तो ये आर्टिकल ये चीज बोलता है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। एक नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने किया है। इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, और ये उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। पहले देखते हैं हिस्ट्री, फीचर्स एंड कॉम्पोजिशन क्या है इलेक्शन कमीशन का। ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन किया गया है। ये ऑटोनॉमस बॉडी है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये क्या करती है, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस कराती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसको भी यही सुपरवाइज करती है, ठीक है दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आर्टिकल 324 से 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। तो ये आर्टिकल और पार्ट आपको याद होने चाहिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें। तो इलेक्शन कमीशन सबसे पहले कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 25 जनवरी 1950 में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1989 तक सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था इलेक्शन कमीशन में, लेकिन क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, स्टेट्स भी बहुत ज्यादा हो गए, आपको पता होगा कि स्टेट्स का क्रिएशन हुआ था बाद में, स्टेट्स बहुत ज्यादा हो गए, तो 1989 के बाद एक अमेंडमेंट आया जिसने इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। अब इस मल्टी मेंबर बॉडी में कौन कौन है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है दोस्तों, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर। टेन्योर क्या है इनका, टेन्योर इनका होता है 6 साल का, फिक्स टेन्योर ऑफ 6 इयर्स और अप टू एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो गया उसके हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट हो जाता है। फिर इन्हें अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट के अपॉइंट करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि गवर्नमेंट बेसिकली ये बताती है कि किसको अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट नहीं करना है। तो ये एक बहुत बड़ा एक एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बाइसिंग हो सकती है, गवर्नमेंट किसी अपने आदमी को भी तो अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रिफ्ट का इशू है। आगे चलते हैं, रिमूवल कैसे होता है इनका। देखिए, इसमें दो अलग अलग टाइप के रिमूवल होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होता है वो तो सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हम डिसमिस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं,
वैसे ही हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। क्यों बढ़िया बात है? क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट ही एम्पावर्ड बॉडी है। किसी सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट ही एम्पावर्ड बॉडी है। और वो भी कैसे रिमूव कर सकती है? 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड टोटल 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर 2/3 लोगों ने जो वहां प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, अगर उन्होंने रिमूवल के लिए वोट कर दिया, ठीक है, और ये 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट की, तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ग्राउंड्स क्या होते हैं? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, तो ये इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। आप प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, प्रीलिम्स में आ सकता है। अच्छा, रिफॉर्म्स क्या सजेस्ट किए ARC2 ने? ARC2 ने ये बोला है कि अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का से क्यों हो, गवर्नमेंट क्यों कहे? उसके लिए हमें कॉलेजियम बनाना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी में कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, ठीक है, द लॉ मिनिस्टर एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये 5 मेंबर्स होंगे उस कमेटी में, जो ये डिसाइड करेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनने चाहिए, ठीक है? तो इससे अनबायस्ड हो जाएगा ओपिनियन, बायस नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अब ये क्या न्यूज है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक नए प्रेसिडेंट को नियुक्त किया है, और ये कहां से आते हैं? मालदीव से। मालदीव्स की राजधानी जो है वो मेल है। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी मालदीवियन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, इसलिए ये मालदीव्स के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट ओकेजन है। अच्छा, 3/4 मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसमें 3/4 कंट्रीज ने इनको फेवर किया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतने छोटे कंट्री से आकर के भी प्रेसिडेंट बन पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मालदीव्स जो है 52 मेंबर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट का एक मेंबर है। अब हम इसमें देखेंगे इस आर्टिकल में कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स क्या होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। स्टेट्स, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, कैरेबियन सी, अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशंस में आपको पता होगा बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो उनके एक ग्रुप को SIDS बोलते हैं। इन्होंने एक ग्रुप अपना क्यों बनाया? आपको पता होगा ग्रुप कब बनता है? जब लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, जब एक जैसी सोच रखने वाले या एक जैसी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे होते हैं, उनका ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो इनका क्यों बना? ये 1992 में बने थे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस के दौरान, ठीक है। पहली बार SIDS टर्म जो है 1992 में आया था, और इन्होंने एक रिपोर्ट जनरेट की थी, द फ्यूचर वी वांट। अब मैं इसी पे आपको बताऊंगा कि ये क्या प्रॉब्लम्स झेलते हैं। इनकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं कॉमन, जो फ्यूचर वी वांट में डिस्क्राइब की गई है, और ये कहां पब्लिश हुई थी? Rio+20 में, 2012, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, कभी आपसे एग्जाम में SIDS के बारे में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स है। SIDS के चैलेंजेस क्या है? एक तो सब स्मॉल साइज की कंट्रीज हैं, बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं। कैरिबियन में भी अगर आप जाएंगे ना, तो एंटीगुआ डोमिनिका तो आपको पता ही होगा, उनकी अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं वो। रिमोटनेस, काफी दूर दूर आप ट्रैवल करेंगे तो कोई आपको आइलैंड मिलेगा। नैरो रिसोर्स एंड एक्सपोर्ट बेस, अब क्योंकि दूर दूर है, आइसोलेशन में है, तो एक्सपोर्ट्स भी कम होते हैं नेचुरली, और नैरो रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर आप फिलीपींस वगैरह, फिलीपींस कह रहा हूँ, अगर आप इधर पैसिफिक ओशन के तरफ चले जाएंगे, तो आपको बहुत ही छोटे छोटे जो हैं कंट्रीज मिलेंगे, जहां पर रिसोर्स भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो इनके संग सबसे बड़ी है, जिसकी वजह से ये लोग साथ में मिलकर के आए, वो है नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज, साइक्लोन्स। आपको पता होगा कि पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में हमने टारगेट रखा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, टेम्परेचर हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन एक आपको फैक्ट और याद होगा कि वहां हमने कोशिश की कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ना बढ़े ज्यादा, मतलब 2 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ऊपर हमको बढ़ने ही नहीं देना है, लेकिन कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का कॉन्सेप्ट आया था, वो SIDS से ही आया था, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं वो ये कह रहे हैं कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से, चलो बड़े कंट्रीज जो हैं, जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं, उन्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम आइलैंड कंट्रीज हैं, हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है।
ठीक है, तो ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कॉन्सेप्ट इन्हीं से आया था। आगे चलते हैं दोस्तों, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, पहली बात, इंडिया का रिलेशन जो मालदीव के संग बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट बनता है और वो इंडिया का फ्रेंड है, तो इंडिया के लिए बहुत खास बात है। ठीक है, फिर क्या होगा, क्योंकि मालदीव जो है साउथ एशियन नेशन है, तो इसलिए साउथ एशियन की जो एक स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोरोना वायरस पैंडेमिक और इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन, ये सारी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन और ब्रीफ और प्रॉपरली हो पाएगा। आपको पता होगा कि साउथ एशियन नेशन, अगर यूरोपियन कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो काफी गरीब है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो इस वजह से वहाँ इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन नहीं मिलता और कोरोना वायरस पैंडेमिक भी बहुत ज्यादा भी है। तो इन सारी चीजों पे स्पेशलाइज डिस्कशन हो पाएगा। अच्छा, इन्होंने इंडियन डिप्लोमैट को भी अपनी तरफ रखने का सोचा है, जो प्रेसिडेंट है, मतलब अपनी टीम, जो भी इनकी टीम होगी उसमें ये इंडियन डिप्लोमैट को अपने साथ रखेंगे। इंडिया इसलिए भी खुश है क्योंकि प्रीवियस जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जो कि टर्की से थे, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है कश्मीर में, और उन्होंने पाकिस्तान को ये बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्प्यूट का इशू है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेज करें। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे थे ये भाई साहब। ठीक है, तो इंडिया इसलिए खुश है कि वो चले गए और हमारा एक फ्रेंड वहां पर आके बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट, आपको पता होगा करेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया एक मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है लेकिन है अभी मेंबर। और मालदीवियन प्रेसिडेंट जो हो गए वो जनरल असेंबली के हो गए हैं। तो अब दोनों तरफ इंडिया की जो है बल्ले बल्ले है, खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है और जनरल असेंबली में मालदीवियन प्रेसिडेंट है। तो देखते हैं, हो सकता है चेंज इन ओल्ड पावर स्ट्रक्चर भी हो जाए कुछ और मेजर डिसीजन आ जाए, मल्टीलेटरिज्म बढ़ जाए, ये सारी चीज। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, रेंगमा नागाज के बारे में है ये न्यूज। देखिए, रेंगमा क्या है, एक एथनिक कम्युनिटी। इन्होंने डिमांड किया एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आपको पता होगा शेड्यूल 6 जो है इंडिया का, उसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविजन दिया गया है। मैं आपको बताता हूं कि शेड्यूल 6 क्यों आया और रेंगमा नागाज को क्या प्रॉब्लम है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा इसमें, बहुत इजी लैंग्वेज में। उससे पहले हम देख लेते हैं कि रेंगमा जो नागाज हैं उन्होंने ये मांग क्यों की, क्योंकि गवर्नमेंट कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल को अपग्रेड करने की सोच रही है। कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल भी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ठीक है, इसकी पावर्स थोड़ी सी कम है, अब इसकी पावर्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक कंसिडर कर रही है प्रपोजल को। तो इसके अगेंस्ट रेंगमा ने अपना ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मांगा है। तो अब देखते हैं कि रेंगमा नागाज और कार्बीज के बीच में क्या रिलेशन है। अगर कार्बी एंगलोंग को गवर्नमेंट ज्यादा पावर दे रही है तो इसमें रेंगमास को क्या प्रॉब्लम, इस चीज को हम यहां देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं। आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस से पहले असम एक अनडिवाइडेड टेरिटरी होता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद असम को डिवाइड किया गया अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहां पर छोटे छोटे एथनिक कम्युनिटीज थे वो डिवाइड हो गए। जैसे रेंगमा में भी अगर हम देखें तो रेंगमास पहले असम में आते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, जब नागालैंड बना तो कुछ रेंगमास जो है वो नागालैंड चले गए, मतलब नागालैंड वाले टेरिटोरी में चले गए, और कुछ रेंगमास जो है असम में रह गए। अब असम में क्या है कि असम में कार्बी एंगलोंग जो एथनिक कम्युनिटी है वो ज्यादा है, वो मेजोरिटी में है। तो जो वो कहते हैं वो उस हिसाब से होती है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल बनाया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि कार्बी एंगलोंग वाले तो काफी कुछ सेटिस्फाई हो गए, उनकी एथनिक जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। लेकिन जो माइनॉरिटी में थे, जो रेंगमास थे, रेंगमास बेसिकली नागाज हैं, ठीक है, वो असम को बिलोंग नहीं करते, तो उनके राइट्स जो हैं वो कर्टेल होने लग गए। ठीक है, उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, उनकी लैंग्वेज, उनकी लैंड, ये सारी चीजों पर अटैक होने लग गया। तो इसलिए रेंगमा नागाज ने बोला कि ठीक है, आप लोगों ने कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल तो बना दिया, लेकिन अब आप इसको और ज्यादा पावर ना दें, और अगर आप इनको और ज्यादा पावर देने की सोच रहे हैं
तो आप हमको एक अलग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डिवाइड कर दीजिए जहां हमको पावर हो, सिर्फ और सिर्फ हमको पावर हो। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि पहले रेंगमा हिल्स होते थे। 1951 में इनका नाम मिकिर हिल्स कर दिया गया था, मतलब मिकिर हिल्स और रेंगमा हिल्स अलग अलग होते थे, दोनों को मिक्स करके मिकिंग हिल्स बोल दिया गया था, मिकिर हिल्स। फिर 1963 में जब नागालैंड और असम के बीच में डिवीजन हुआ तो रेंगमा हिल्स भी डिवाइड हो गए। जब रेंगमा हिल्स डिवाइड हो गए तो कुछ लोग जो राइट साइड में रहते थे वो नागालैंड में चले गए, जो लेफ्ट हैंड साइड में थे वो असम में रह गए। तो अब लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें जो असम में रह गए थे, तो जो आपका कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल है उसमें 12 लाख लोग हैं करीब करीब। इसमें से 3 लाख जो हैं वो कार्बीज हैं, 22,000 रेंगमा नागाज, आप देख सकते हैं माइनॉरिटी में हैं। तो इनके राइट्स काफी जो है ना कर्टेल किए जा रहे थे। फिर 2013 में क्या हुआ था कि कार्बी एंगलोंग्स ने रेंगमा नागास को अपनी टेरिटरी से भगा भी दिया, मतलब उन पे काफी अटैक और काफी जुल्म करने लग गए। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये लोग अपना एक ऑटोनॉमस काउंसिल डिमांड कर रहे हैं। अब आते हैं 6 शेड्यूल एरियाज में। आपको मैंने पहले ही बताया कि पहले अनडिवाइडेड असम होता था और बहुत इसमें छोटे छोटे एथनिक कम्युनिटीज होते थे। अब डिमांड होते होते गवर्नमेंट ने बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बना दिए, असम से काटा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन अब कितने काटते जाएंगे क्योंकि एथनिक कम्युनिटीज बहुत ज्यादा थी, इसलिए 6 शेड्यूल आया। 6 शेड्यूल ने क्या कहा कि ठीक है भाई, अगर हम डिवीजन स्टेट्स का नहीं कर सकते तो स्टेट्स के अंदर हम एक ऐसा प्रोविजन बनाएंगे जिससे ऑटोनॉमी मिल जाएगी उन ट्राइबल काउंसिल्स को, जो ट्राइब्स हैं वहां पर उनको एक ऑटोनॉमी मिल जाएगी। इट प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, 4 स्टेट्स में। और यहाँ क्या बनेगा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काउंसिल के पास क्या पावर होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, रेवेन्यू, जुडिशरी, चारों पावर होती है। मतलब अगर मान लीजिए असम में कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, असम में कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना और असम लेजिस्लेचर ने कोई लॉ निकाला, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लॉ इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे या इस टेरिटरी में इफेक्टिव होगा, क्योंकि इस टेरिटरी जिसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना हुआ है उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन है, या उसके लिए लॉ कौन बनाता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है दोस्तों, तो असम जो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, जो उसका लेजिस्लेचर बना रहा है, वो इन पे लागू नहीं। और ये किस किस चीज में पावर रखते हैं, लैंड, फॉरेस्ट, कल्टीवेशन, इनहेरिटेंस, कस्टम, ट्रेडिशन, इन सब पे ये लॉ बना सकते हैं। लैंड रेवेन्यू तक कलेक्ट कर सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, इसमें बेसिकली बताया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स निकाली थी, उसके क्या टारगेट्स थे और कहाँ कहाँ हमने अचीव कर लिया। तो पहले हम देखते हैं, अभी इसी साल यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2030 का मोटो क्या है इंडिया का, लीव नो वन बिहाइंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पेपर 4 में भी कोट कर सकते हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में पूछा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की 3 मेन स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन। अभी हम तीनों स्कीम्स को देखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन भी इन्होंने लॉन्च किया था। इसके क्या टारगेट्स हैं, ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, मतलब कहीं पर भी खुले में शौच ना किया जाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्ड करना, इस सॉलिड जो वेस्ट मैनेजमेंट है हम उसको हैंडल करेंगे। बिहेवियरल चेंज लाना लोगों के अंदर, क्या जो लोग सोचते हैं कि भाई टॉयलेट्स घर में नहीं होने चाहिए, उन सोच को चेंज करना। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे होगा, जैसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको सर्कुलेट करना, एक दूसरे से शेयर करना। और कोऑपरेट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैसे, आपको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन में रेटिंग होती है स्टेट्स की और सिटीज की, कौन सा सिटी सबसे ज्यादा क्लीन है, कौन सा सिटी सबसे गंदा है। तो एक कॉम्पिटिटिव भावना आती है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की। और इसका क्या है, टारगेट क्या है, ग्रीन हाउस एमिशन जो है 17.42 मिलियन टन हम कम कर देंगे 2022 तक। ठीक है दोस्तों, दूसरा है स्मार्ट सिटीज मिशन।
तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत क्या आता है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे सिटीज का। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये रिमेंबर रखिएगा ये वर्ड। गवर्नेंस इंप्रूव करेंगे, डिजास्टर रिस्क को हम कम करेंगे, ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी को हम जो है, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, सस्टेनेबिलिटी को हम फोकस करेंगे। मतलब हमको इकोनॉमिक तो अपना ग्रोथ करना है, लेकिन साथ में प्लांट्स, ट्रीज और इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखें, ठीक है। इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, नॉन मोटराइज, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। असेसमेंट फ्रेमवर्क का मतलब आप समझ सकते हैं, एक्सचेंज बेस्ट, पहले तो आप इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे। और इसका टारगेट क्या है, 4.93 मिलियन टन ऑफ CO2 को कम करना 2022 तक। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ये क्या है, ये घर बनाने की योजना है। न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जा रहा है, जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश एक बहुत इन्वायरमेंटली खराब पोल्यूटेंट है, बहुत ही बुरा पोल्यूटेंट है, इससे लंग कैंसर और ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो हम क्यों ना इसको प्रॉपरली यूज करें, तो फ्लाई ऐश यूज करके हम घर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, डिजास्टर रिजाइलेंट, ठीक है। और एक 2021 में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भी फ्लोट किया गया, ठीक है, जिसमें 54 नई टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई किया गया था घर बनाने के लिए, ताकि कम एनर्जी लगे, एनर्जी सेव हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, डिजास्टर रिजाइलेंट हो, ये सारी चीजें, ठीक है। 2021 में जनवरी में ही अभी 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए, ठीक है दोस्तों। और इसका टारगेट क्या है, 12 मिलियन टन ऑफ CO2 बाई 2022 कम करना। फिर मेट्रो रेल को देखते हैं। मेट्रो रेल आप सभी को पता होगा कि एक बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। लोग बसों में ट्रैवल करना उतना प्रेफर नहीं करते जितना मेट्रो में करते हैं। तो इसमें बताया है कि 18 सिटीज में ऑपरेशनल है ये, और 720 किलोमीटर ऑफ लाइन ऑपरेशनल हो चुकी है, ठीक है। और उसका टारगेट क्या है, 21.58 मिलियन टन ऑफ CO2 को कम करना 2022 तक, ठीक है। तो टारगेट्स आपको याद होने चाहिए। अमृत, अमृत क्या करता है, बेसिकली ये वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी और ग्रीन स्पेसेस पे फोकस करता है। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी और ग्रीन स्पेसेस, ठीक है। और ये 500 टारगेट सिटीज में लॉन्च किया गया। इसका टारगेट क्या है, 48.52 मिलियन टन ऑफ CO2 को कम करना बाय 2022, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे एथिक्स का है ये। देखिए आप सभी को पता होगा, आप पेटीएम यूज करते हैं, ओला कैब यूज करते हैं, आपको पता है, आपको ट्रस्ट है, आप उस पर पेमेंट भी पहले से कर देते हैं। सर्विसेज आप अवेल नहीं करते, उससे पहले पेमेंट भी कर देते हैं आप डिजिटली, ठीक है। आप अपना कार्ड की इंफॉर्मेशन भी वहां एंटर कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती। क्यों, क्योंकि आपको उन पर ट्रस्ट है। और ट्रस्ट कैसे बना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको पता है कि वहां कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं इजिली, ठीक है, मोबाइल पे ही जा करके। काफी वो लोग रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। प्लस जीपीएस यूज करते हैं, जैसे ओला में तो आपको पता होता है कि आपका जो नियर एंड डियर वंस है वो कहाँ जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी पर्पज से भी अच्छा है। तो गवर्नमेंट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की ई सर्विसेज में ऐसा क्या फॉल्ट है, हम इस आर्टिकल में देख रहे हैं। देखिए जब ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है, कभी भी ट्रस्ट किसी चीज पे कैसे डेवलप होता है, वो ये चीज बता रहा है, व्हेन कस्टमर्स गेट कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है। आप उसमें मतलब कुछ भी आपको ग्रीवांस रिट्रेसल करना है, आपको आप बहुत ढूंढेंगे, आपको ग्रीवांस रिट्रेसल ऑफिसर का नंबर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। आप साइट पे जाएंगे, आप एंटर करेंगे, पता लगा सब चीजें चली गई, जितना भी आपने टाइप किया हुआ था। तो इस तरह की चीजें जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। जबकि प्राइवेट वाली जो ई सर्विसेज हैं, आप देखेंगे कि उसमें काफी कुछ अच्छा है, ठीक है। दूसरा क्या है, विजिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शंस डायरेक्टली। गवर्नमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आपको थ्रू इंटरमीडियरी जाना पड़ता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, इंटरेक्शंस आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कंप्लेंट आपने रजिस्टर की, तो तुरंत आपके पास कंप्लेंट नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन ईज भी है। अच्छा, जो अर्बन लोकल बॉडीज की सर्विस डिलीवरी है, उसमें सिटीजन्स का डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो लो ट्रस्ट है। आपको पता होगा जो एमसीडी वगैरह जो है होती हैं, उसमें ट्रस्ट सिटीजन्स का कम होता है। रीजन उसका क्या होता है कि रिक्वेस्ट आप लिखते रहे, एप्लीकेशन लिखते रहे, उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, करप्शन भी है, ठीक है, और पावर इम्बैलेंस भी है कि जो आईएएस है वो एमसीडी का या उसका हेड होगा,
ठीक है, आप उसको अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे, कभी भी रिस्पॉन्सिव ही नहीं होगा, आप मिल ही नहीं पाएंगे, तो दे डू नॉट हैव एनी रिकोर्स। मतलब लोगों को लगता है कि भाई सर्विसेज नहीं मिली तो हम हमारे पास क्या आएगा, बर्थ सर्टिफिकेट हमारे बच्चे का बनवाना और नहीं बन पा रहा तो हम क्या करें, करप्शन भी कर लिया, पैसे भी दे दिए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, आप क्या करें। ठीक है? अब न्यूज गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी की बात की गई है कि गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए। पहली बात तो विजिबिलिटी बढ़ानी। विजिबिलिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना चाहिए जिसमें लोगों को समझ में आए कि क्या फीचर्स हैं। अलर्ट्स एट की स्टेज, मान लीजिए एक कोई प्रोसेस है जिसमें 3 सब प्रोसेसेस हैं, तो हर सब प्रोसेस पे एक अलर्ट जनरेट कर दीजिए ताकि लोगों को पता हो कि उनकी प्रोसेस का क्या हो रहा है या उनकी एप्लीकेशन का क्या चल रहा है। बताइए कि कौन अकाउंटेबल है, उस पर्सन का नंबर और नाम, वो सारी चीजें उसमें लिख करके बताइए। एस्केलेटिंग मैकेनिज्म, अगर कहीं कोई क्वेरी रह गई है तो उसको कैसे एस्केलेट करना है, मतलब हायर अथॉरिटीज को कैसे भेजना है, वो आप उसमें रखिए। फिर फीडबैक ऑनलाइन मैकेनिज्म, उसमें लास्ट में रेटिंग का रखिए कि 5 स्टार दे रहे हैं, 4 स्टार दे रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया गया है एपी गवर्नमेंट के साथ, ई गवर्नमेंट फाउंडेशन ने किया है। उन्होंने स्टार रेटिंग रखी है, जो भी ई सर्विसेज गवर्नमेंट की उसमें स्टार रेटिंग रख दी है। अगर कोई स्टार रेटिंग नहीं देता है तो उसको फोन करते हैं, कॉल करते हैं कि आप बताइए रेटिंग। ठीक है, तो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस है। इसकी वजह से क्या हुआ, सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं कि इस सब छोटे मोटे इनिशिएटिव से बहुत इंप्रूवमेंट आता है और ट्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब टाइम आ गया कि मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूं। देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, पहला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है, यहाँ 500 नहीं 100 होना चाहिए। 2015 में 100 स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया गया था, ना कि 500 स्मार्ट। बाकी दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 and 3 आर करेक्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंट।